हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री। और दो नेबर को हम लोग साथ ही साथ जानने की कोशिश कर रहे थे, चाइना और पाकिस्तान को। ठीक है, तो इंडिया का जो पाथ है वो हमने डिस्कस कर रखा था कि किस तरीके से इंडिया जो है वो अपनी पाथ को आगे बढ़ाया डेवलपमेंट का, जैसे ही वो आजाद हुआ। सेम उसी तरीके से आज हम लोग डिस्कस करेंगे चाइना का। ठीक है, कि पाथ या फिर स्ट्रेटजी किसका भाई, डेवलपमेंट ऑफ द चाइना का। अब सिंपल सी बात देखो कि चाइना जो है वो 11 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई और हम लोग 3-4 ट्रिलियन पर ही अटके पड़े हैं, है कि नहीं। तो एक तरीके से क्या भाई उसके पास स्ट्रैटेजी रहा। एक तो स्ट्रैटेजी सबसे बढ़िया ये थी कि वो सोशलिज्म को फॉलो कर रहा था। क्या चीज को भाई, सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर गवर्नमेंट का रोल क्या है, बहुत ज्यादा। वहां पर प्राइवेट को एक तरीके से उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज है नहीं, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज हैं, लेकिन उनको एक तरीके से सरकार से ऊपर कभी भी उठने नहीं दिया जा सकता या फिर उतना उनको मोटिवेट नहीं किया जाता। सारा काम सरकार अपने अंदर लेकर करती है। अब यहाँ पर देखो तो एक इस्टेब्लिशमेंट हुआ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब चाइना जब आजाद हुआ, कब हुआ भाई, 1949 में। कल भी पढ़ा था। इट डिसाइडेड टू ब्रिंग ऑल द क्रिटिकल एरियाज। उसने ये सोचा कि सारे जितने भी एरियाज हैं या जितने भी सेक्टर्स हैं वो एक तरीके से किसके अंदर लाए जाए भाई, प्रोडक्शन अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, कि सारा काम जो है सरकार अपने कंट्रोल में ले। हम लोग में क्या था या फिर इंडिया में क्या था, इंडिया में जो था कंट्रोल तो भारत सरकार ने लिया, लेकिन कुछ कंट्रोल जो है वो प्राइवेट को भी दिया गया था, है कि नहीं। प्राइमरी रोल सरकार तो ले रही थी, लेकिन सरकार फिर उस तरीके से काम नहीं कर पाई, समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर जैसे 1949 में आजाद हुआ चाइना, वहां के जो लीडर थे उन्होंने बोला कि सारा ब्रिंग आउट द क्रिटिकल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, की जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज है वो सारे सरकार के कंट्रोल में किए जाएंगे। ठीक है, नेशनल रिसोर्स जैसे कि जितने भी सारे लैंड है वो डिक्लेयर द गवर्नमेंट मोनोपोली। देख रहे हो, सबसे अच्छा कदम मेरे को यही लगा। आज हमारे देश में देखो जमीन बंटवारा हुआ है, तब से हमारे देश के लोगों का क्या हालत हो गया। जमीन के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, झूठ में प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहां पर जमीन बांटा नहीं गया। शुरुआत में सरकार ने साफ सुथरे भाषा में ये बात बोल दिया कि भाई जितना भी जमीन होगा पूरे देश का वो किसके हाथ में रहेगा, गवर्नमेंट। अब बिना गवर्नमेंट से पूछे आप वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आज हम, ये मेरा जमीन है, ये वो हम वहां जमीन खरीदे, चाइना में नहीं है, आज भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि चीजें जो है वो एक तरीके से कितना अच्छा वहां पर शुरुआत में किया गया। क्लियर, ये दो काम किया गया। Thus the China adopted a strategism and command economy। क्या, एक तो स्टैटिज्म और दूसरा क्या, कमांड इकोनॉमी। उसी को हम लोग बोलते हैं कमांड इकोनॉमी, जहां पर एक ही होगा पावर में और वही सबको अपना डायरेक्शन देगा कि भाई आपको क्या करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, चीजों का प्राइस क्या रखना है, किस तरीके से आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब सारी चीजों में फोकस किसमें रहेगा, एक ही बंदे के पास। जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना, ऑथोरिटेटिव रूल, जैसे अथॉरिटी किसके पास रहेगा, अथॉरिटी विल बी इन द सेंटर। सेंटर के पास सारी अथॉरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड ओनरशिप ऑफ ऑल द रिसोर्स वेस्ट विद द स्टेट। स्टेट का मतलब है सरकार, कि सारी जो रिसोर्सेस हैं, जितनी भी कंट्री के रिसोर्सेस हैं वो सारे किसके हाथ में रहेंगे, सरकार। एंड द स्टेट टू डिसाइड, और सरकार डिसाइड करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और सरकार डिसाइड करेगी कि आप क्या प्रोड्यूस करोगे, कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे मतलब मशीन का इस्तेमाल करना है कि लोगों को लगाना है। मतलब सारी चीजें लगभग पूरी देश की सरकार कंट्रोल करके चलेगी। देख रहे हो, हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी चुना था, प्लानिंग के हिसाब से चलने की कोशिश करी थी। क्लियर हो गया यहां तक। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट में, तो ये बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चन एक ना एक दो एमसीक्यूज में जरूर फंसते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे भाई यहाँ पर कि एक तरीके से टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन क्या है। अब टाइमलाइन करने के अगर देखा जाए तो 1949 में क्या है, चाइना इंडिपेंडेंट हुआ। चाइना क्या हुआ, रिपब्लिक ऑफ चाइना एक तरीके से बना। कब बना, 1949 में। उसके बाद अगर देखा जाए 1953 में उसने पहली बार फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और जैसे ही वो इंडिपेंडेंस हुआ वो कौन सी इकोनॉमी को चुना भाई, कमांड इकोनॉमी। ठीक है, कमांड
इकोनॉमी, जहां पर सारी अथॉरिटी किसके पास रहेगी, सेंटर के पास रहेगी, ये बात है। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसने कब लागू करी, 1953 में। हम लोगों ने कब करी भाई, इंडिया ने कब करी, 1951 में, इंडिया ने 1951 में, पाकिस्तान ने 1956 में। क्लियर यहां तक। उसके बाद 1958 में इसने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन लॉन्च करा, अभी बताऊंगा ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या होता है, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से इसने इंडस्ट्री को एक तरीके से बढ़ाने के बारे में सोचा था इस प्लान के तहत, ठीक है, या इस कैंपेन के तहत। उसके बाद उसने इंप्लीमेंट करा कॉम्यून सिस्टम। कॉम्यून सिस्टम मतलब हम खेती करेंगे कैसे, कलेक्टिवली खेती करेंगे। मतलब क्या की सरकार ने, सोचो सरकार ने बोला कि भाई ये 1 एकड़ का जमीन है, यहाँ पर कितने लोग रह रहे हो तुम लोग आसपास, ये बताओ। तो यहाँ पर सब जगह देखा कि भाई यहाँ पर 10,000 लोग रह रहे हैं, ठीक है। 10,000 लोग जो है, यहाँ पर 4,000 लोग आप लोग खेती बाड़ी करोगे साथ में मिलकर, साथ में मिलकर खेती बाड़ी करोगे, और खेती बाड़ी करने के ऊपर आपको एक तरीके से तनख्वाह मिलेगा। हो गया ना काम, मतलब नौकरी देना लगा। और बोला कि 6,000 लोग जो है वो इंडस्ट्री में काम करेंगे, जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के तहत इंडस्ट्री शुरुआत किया गया था। तो एक ही साथ क्या किया गया, 1958 में वहां पर ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन के तहत इंडस्ट्री को शुरुआत कर दिया गया भाई। और जो गांव गांव वगैरह में सारी जगह इंडस्ट्री खोलने का परमिशन दे दिया गया लोकल्स वगैरह को। 1958 में कम्यून सिस्टम ला दिया गया, जिससे एग्रीकल्चर भी रिफॉर्म हो गया, और एग्रीकल्चर कलेक्टिवली किया जा रहा था, ना कि सिंगल सिंगल आदमी को हमने जमीन बंटवारा दी, क्योंकि जमीन किसके हाथ में था, सरकार के हाथ में। हो गई बात यहाँ पर क्लियर। उसके बाद 1965 1976 में ग्रेट पॉलिस्टीरियन कल्चरल रेवोल्यूशन होता है, बहुत शानदार तरीके से, और भी इंडस्ट्री को मजबूत किया जाता है, और भी अलग अलग कुछ कुछ चीजें की जाती है, जिससे एक तरीके से वहां की डेवलपमेंट बढ़ती है। उसके बाद 1978 में मेजर रिफॉर्म होता है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड में, 1978। तो अगर चाइना को देखा जाए ना, इसके बीच में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रॉब्लम, सूखा आता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को लड़ के एक तरीके से वो बहुत आगे चला गया अभी। तो ये टाइमलाइन है जो कि आपको याद रखना है, खास करके किसके मैटर पर, चाइना के मैटर पर, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि डेवलपमेंट जो चाइना का है वो 2 स्टेज पर देखा जा सकता है, कि प्री 1978 1978 जो उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी समय उसने अपनी इकोनॉमी को बोला जाए तो ग्लोबलाइज किया था। जैसे हम लोगों ने कब करा, 1991 में। इंडिया ने करा ना, एलपीजी रिफॉर्म करा था, एलपीजी रिफॉर्म करा था इंडिया ने, हम लोगों ने करा 1991 में। इसने कब कर दिया था, सोचो हमसे कितना साल पहले कर दिया, मतलब लगभग लगभग 23 साल पहले, नहीं हाँ 80 80 90, 23 साल नहीं 13 साल पहले, समझ गए। तो 13 साल पहले एक तरीके से उसने क्या कर दिया था, अपने यहाँ रिफॉर्म। इसीलिए हम लोग चाइना की इकोनॉमी को 2 पार्ट में पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे हम लोग 1978 के प्री में, मतलब 1978 से पहले क्या स्थिति थी वहां की, और 19 या फिर क्या क्या रिफॉर्म किए गए, और 1978 के बाद पोस्ट 1978 के बाद क्या क्या कैसे कैसे रिफॉर्म किए गए, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए 1978 से पहले ग्रेट लीप फॉरवर्ड लाया गया, और ग्रेट पॉलिस्टीरियन कल्चरल रेवोल्यूशन लाया गया, और इसी में कम्यून सिस्टम भी एक तरीके से लाया गया था। कम्यून सिस्टम किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से, ठीक है। अभी एक एक करके भी उसको डिस्कस करेंगे, बस यहाँ याद करना है। और यहाँ पर क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्या किया गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म, मतलब एग्रीकल्चर रिफॉर्म किया गया भाई, एग्रीकल्चर को रिफॉर्म किया गया, इंडस्ट्री को रिफॉर्म किया गया, इंडस्ट्री को रिफॉर्म किया, और किसको किया, ट्रेड को, और क्या, ट्रेड को। ये तीनों मतलब क्या, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, और टर्सरी हो गया। देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से प्लान्ड वे में हो रहा था यहाँ का। हमारे देश में प्लान्ड वे में नहीं हो रहा था, हमारे देश के नेता तो खाने में लगे हुए थे हमारे देश की संपत्ति को, जबकि हमारे देश में इतनी ज्यादा संपत्ति थी पहले शुरुआत में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कमांड इकोनॉमी होने की वजह से जो सरकार सोच रही थी, अगर सरकार सोचती तो पूरा लूट लेती, लेकिन सरकार ने वो नहीं सोचा। सरकार ने सोचा कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, सुपर पावर बनाएंगे। इसी तरीके से ये 2 पार्ट में हम लोग यहाँ पर चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमेशा लॉन्ग टर्म, इसीलिए हम लोग अभी सबसे शुरुआत करेंगे क्या, प्री 1978, कि 1978 से पहले जो चाइना था वो क्या क्या रिफॉर्म किया था। 1949 में आजाद हो गया था, है ना, 1949 से 1978 तक, इनके बीच में, मतलब इस ईयर के बीच में उसने किस तरीके का रिफॉर्म जो है वो किया, उसको हम लोग एक तरीके से यहाँ पर देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, पहला क्या किया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसे ही सरकार बनी, तो मतलब 49 मतलब लगभग लगभग 9 साल के बाद
दिस वॉज द कैंपेन लॉन्च इन 1958। 1958 में लॉन्च कर दिया गया टू किक स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि भाई आप क्या करो, इंडस्ट्री वगैरह लगाना शुरू कर दिया। सोचो इंडस्ट्री लगाना कब से, हम लोगों ने शुरुआत करा 1956 के बाद से, जबकि ये भी 1950, देखो 1951 में हमने एग्रीकल्चर पे फोकस करा था ना शुरुआत में, एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत इंडस्ट्री पे फोकस करा था। जो 1956 से 1962 तक जो दूसरा 5 ईयर प्लान था उसमें हमने इंडस्ट्री पर ज्यादा फोकस करा। तो सेम ही टाइम में 1958 में यहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, अक्रॉस ऑल द पार्ट ऑफ द कंट्री एंड सो मच सो दैट द पीपल वेर इंकरेज टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री, और लोगों को इंकरेज किया गया कि भाई गांव के तरफ, शहर में नहीं बोला, बोला कि गांव साइड में इंडस्ट्री लगाना शुरू करो। तो गांव में भी लगाया गया, जिसके तहत क्या हुआ कि गांव के लोगों को शहर आने की जरूरत नहीं थी, वहीं पर वो बैठकर कम्यून सिस्टम के तहत एग्रीकल्चर कर सकते थे, और जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के तहत क्या कर सकते थे, इंडस्ट्री में काम कर सकते थे। क्योंकि इस कैंपेन, जब ये कैंपेन चला गया, इस कैंपेन का नाम क्या, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, इसमें इंडस्ट्री पर फोकस किया गया और बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री को खोले गए। क्लियर। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड अ कैंपेन लॉन्च्ड इन द चाइना इन 1958 टू प्रोवाइड द जीडीपी ग्रोथ। इसको सिंपल से क्या फोकस था कि हम लोग भाई जीडीपी के ग्रोथ पर फोकस करेंगे, हम लोग को पैसा चाहिए। पैसा कब आएगा, जब हम चीजों को बनाएंगे, चीजों को बनाएंगे बेचेंगे, तभी एक तरीके से हमारे पास पैसा आएगा, ये लोग समझ गए थे। While industrialization was given a massive boost in the urban areas and agriculture was revolutionized in the rural areas। बैकयार्ड में चल रहा था, इंडस्ट्री भी लग रहा था रूरल एरियाज में, लेकिन जो मेन जो इंडस्ट्री जो था वो कहाँ लगाया जा रहा था, अर्बन एरियाज में, और एग्रीकल्चर पुरजोर तरीके से कहाँ पर, रूरल एरियाज में। क्लियर। उसके तहत जो है देखो, बाय एडॉप्टिंग, जो रेवोल्यूशनाइज किया गया किसको, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर को, वो किसके थ्रू किया गया, कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग। मतलब कम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव फार्मिंग, जब बहुत सारे लोग साथ में मिलकर, जैसे कंपनी में काम करते हैं उसी तरीके से। भाई सरकार के पास रहेगा, तुम अनाज उपजा के दो, तुमको सरकार खाने के लिए देगी, सरकार तुमको पैसा देगी। तुम्हें जमीन से लेना देना नहीं कि वो तेरा जमीन है वो मेरा जमीन है, जो हमारे भारत में हो रहा है आजकल। या आजकल क्या होता आ रहा है, समझ में आ रहे हो। नियरली बोला जा रहा है कि 26,000 कम्यून्स कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, और अलग अलग कम्यून्स बनाए गए, अलग अलग एक तरीके से ग्रुप बनाए गए, उसमें 26,000 मतलब 26,000 कम्यून्स को एक तरीके से लगाया गया जो पूरी खेती को कर रहे थे। सोचो, तो सरकार के पास पूरा डेटा कि भाई कौन सा बंदा कहाँ खेती कर रहा है, कौन खेती कर रहा है, कौन सा खेती करना है भाई, कौन सा बीज लगाना है भाई, कौन सा कहाँ से पानी लाओगे भाई, सारी चीजें व्यवस्था जो है सरकार दे रही है। तो क्यों नहीं करेगा, इसलिए तो चाइना के लोग रिवोल्ट नहीं करते हैं, नहीं तो चाइना के लोग तो कब का रिवोल्ट कर दे रहे थे ना, लेकिन वो रिवोल्ट नहीं करते क्योंकि उनको सही तरीके से पता है भाई। वहां देखो, वहां यहाँ ये भी है कि वहां पर लोग चाइनीज ही बोलते हैं लगभग समय, वहां पर इंग्लिश भी बहुत कम लोग बोलते हैं। तुम अगर वहां जाओगे लोकल्स में तो वहां पर भी चाइनीज ही बोलेंगे। तो चाइनीज अगर चाइना में तुम्हें एक तरीके से घूमना है तो बहुत कम लोगों को एक तरीके से इंग्लिश आता है, जो इधर से गए होंगे वहां सेटअप किए होंगे उनको ही आता है लगभग। लेकिन वहां लोकल एरियाज में अगर जाओगे तो चाइनीज के अलावा कुछ ना, एक लैंग्वेज है। हमारे देश में देखो हजारों लैंग्वेज है, दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब इस चीज पर भी हम लोगों ने सोचा, लेकिन ये सोचो कितना लॉन्ग टर्म सोच के चल रहा था। क्लियर हो गया। आगे अगर देखा जाए, दूसरा काम किया गया 1978 से पहले, ग्रेट पॉलिस्टेरियन जो है कल्चरल रेवोल्यूशन। इसमें क्या किया गया, ये जो इनिशिएटिव है, वहां के लीडर जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो चेयरमैन थे माओ जेडोंग, ठीक है, इन 1965 में एंड कंटिन्यू टिल 1976, मतलब उन्होंने 1965 में शुरुआत कर दी थी किसका, ग्रेट पॉलिस्टेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन का। अभी बताऊंगा इसमें क्या क्या हुआ था। ये कब से शुरू हुआ था, 1965 से 1976। ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स, अब सोचो दिमाग लगाओ कि हमने नौजवानों को झोंक दिया अपने डेवलपमेंट में। उसने क्या करा, जो माओ जेडोंग थे, उन्होंने जो लीडर थे उस वहां पार्टी का, एक ही पार्टी वहां कम्युनिस्ट पार्टी है, और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर उस वक्त माओ जेडोंग थे। उन्होंने क्या करा, जितने भी स्टूडेंट्स थे या जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो थोड़ा बहुत सीख के स्किल्स जिनको आता था, वर सेंट टू द कंट्री साइड, उनको गांवों में भेजने लगे, ठीक है, एंड गेन अ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, ताकि आप जाके प्रैक्टिस करो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो आपका कोई टीचर है तो टीचर को भाई जाके पढ़ाओ, वहां पर एक्सपीरियंस गेन करो, एक्सपर्टीज हासिल करो,
ठीक है। और जो गांव के लोग थे जो नहीं पढ़ पा रहे थे उनको एक तरीके से शहर लाया गया, उनको भी पढ़ाया गया। तो चीजें किस तरीके से डाइवर्स हो रही थी। द कल्चरल रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन कॉम्बैटिंग द एंड देन recessionary cycle of the China. It also succeeded in imposing Maoism as the dominant ideology and governing the development path of the Chinese economy. और जो माओइज्म चाह रहे थे कि किस तरीके से हमारे नवयुवक काम करें, यहाँ पर काम के बदले पैसा मिलेगा, फ्री फोकट का कुछ नहीं मिलेगा। तो जो माओइज्म का जो एक कॉन्सेप्ट था ना, वो निकल के आया था, किसके द्वारा दिया गया था, उनका काम करने का तरीका ही ऐसे था, प्रोफेशनल धड़ाधड़ काम किए जा रहे थे। उसमें उन्होंने इसके बीच में उन्होंने एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करा, इंडस्ट्री को भी आगे लेकर चले। तो इसका मतलब क्या, कोई भी चीज पीछे नहीं छूटा। और साथ ही साथ वहां के जो नवयुवक थे उनको पढ़ाई में, स्किल्स में, डेवलपमेंट में, उनमें भी साथ दिया गया इनको। ठीक है, तो आई होप सो 1978 से पहले आपको समझ में आ गया कि किस तरीके की चीजें जो वहां घटी, दो। ठीक है, एक कल्चरल वाला, एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड, दो चीजें। अब आगे आ जाओ, पोस्ट 1978 के बाद क्या सिचुएशन हुआ भाई। तो 1978 में जो चाइना इंट्रोड्यूस द इकोनॉमिक रिफॉर्म, चाइना ने क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो करना शुरू किया अपनी इकोनॉमी को, पार्शियली एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। इसमें कुछ जो है इसने फोकस करा कि भाई हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे, मतलब बाहर की कंपनी को भी आने देंगे और हम भी एक तरीके से बाहर जाकर कंपनी खोलेंगे। मतलब एक तरीके से इन्होंने थोड़ा सा अपने विचार को खोला जो माओइज्म पे थे। माओइज्म में क्या था कि अपने देश के अंदर ही कर रहे थे वो जो कर रहे थे, इंडस्ट्री का कुछ भी कर रहे थे, कम्युन सिस्टम था। बाद में कम्युन सिस्टम थोड़ा सा हटाया भी गया, अभी आएगा, इसी में कम्युन सिस्टम भी हटाया जाता है। ठीक है, उसको भी देखेंगे कैसे हटाया जाता है। तो यहाँ पर जो है सिस्टम क्या, मार्केट इकोनॉमी में फोकस किया जाने लगा कि भाई हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चीजें चलेंगी, लेकिन सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम द सिस्टमैटिक टू अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद अ न्यू रोल ऑफ एफडीआई टू द सिस्टमैटिक ऑफ द सिस्टम ऑफ ओपन इकोनॉमी। मतलब यहाँ पर किया गया ना, हमारी इकोनॉमी भी 1991 में क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी हुई है, यहाँ पर भी 1978 में वो चाइना ने क्या करा, अपनी इकोनॉमी को जो क्लोज्ड था, जो माओइज्म का कॉन्सेप्ट था, उसको हटाकर अब क्या कर दिया, ओपन। कि हाँ भाई अब जो होगा हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, बाहर से जब आएगी कंपनीज तो यहाँ पर एफडीआई, बाहर का पैसा आएगा, और जब बाहर का पैसा आएगा तो हम लोग भी बाहर भेजेंगे सामान, और बाहर सामान भेजेंगे तो और पैसा आएगा। समझ रहे हो। तो एक तरीके से वहां से इनका दिमाग खुल गया 1978 में। जो पहले क्लोज चल रहे थे अपने, तो एक तरफ शुरुआत में क्या किया, 1978 से पहले वो अपने घर को मजबूत किया। हमने घर मजबूत कहाँ कर पाए, हम लोगों को तो हालत खराब था, तभी तो हमने एलपीजी रिफॉर्म करा। हमारी हालत खराब थी तो हमने जाके भीख मांगा एक तरीके से, जो कि अब ये भी एक बहुत बड़ा सच है भाई कि हमें उस स्थिति पर लाने वाला भी कौन था, कांग्रेस ही था। सिंपल, गवर्निंग तो वही कर रहा था भाई, सिंपल सी लॉजिक है। लेकिन जो कांग्रेस बोलो या जो सरकारें जो रही पिछले 1991 से पहले, वही लोग जो थे ना, उनकी वजह से ही तो वो स्थिति पैदा हुई। वो स्थिति पैदा क्यों होने दी आप, जो आपके पास इतनी रिसोर्सेस है, इतना स्ट्रैटेजिक चीजें थी, तो आप चीजों को और सही तरीके से कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर देखो शानदार तरीके से किया गया, और एफडीआई के बारे में सोचा जाने लगा कि भाई बाहर से पैसा, विदेश का पैसा लाना जरूरी है। यहाँ पर भी देखो 2 फेजेस में लाया गया। अब यहाँ भी जो रिफॉर्म किया गया, इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म 1978 में किया गया, उसको 2 फेज में लाया। पहले फेज में देखा जाए, फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म जो लाया गया, तो पहले फेज में क्या करा, देखो इन लोग पार्ट बाई पार्ट काम करते गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमने सोचा कि एक ही साथ हम लोग सब चीज हड़प लें, उसी में गड़बड़ हो गया। इन द फर्स्ट फेज रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। पहले में क्या किया गया, पहले जो फेज में एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस किया गया, एंड दिस रिफॉर्म लेड द विड्रॉवल ऑफ, इसमें क्या किया गया, जो कम्यून सिस्टम है उसको हटाया गया कि अब कम्यून सिस्टम नहीं रहेगा। तो अब क्या करेंगे भाई, तो कम्यून सिस्टम में क्या किया गया, अब सोचो, मतलब कान ऐसे पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो, कान ही पकड़ रहे थे। अब क्या किया, कम्यून सिस्टम हटा दिया, मतलब जो कलेक्टिवली फार्मिंग था उसको हटा दिया। अब क्या किया, द कम्यून लैंड आर डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर पीसेस ऑफ लैंड एंड एलोकेट टू द इंडिविजुअल हाउस होल्ड। वो बोल दिया भाई तुम मिन चाऊ हो, हाँ वैसे नाम रहता है ना, तुम मिन चाऊ हो, ये लो तुम इतना छोटा वाला लैंड, ये तुम्हारा, लेकिन वो लैंड तुम्हारा नहीं है, उस पर सिर्फ तुम काम करोगे, सरकार जब चाहे तुमसे वो छीन सकता है। समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या कि स्मॉलर पीसेस ऑफ लैंड जो है कम्यून सिस्टम हटा के कलेक्टिव फार्मिंग, लोगों को एक तरीके से जमीन बांट दिया, एंड द लैंड वाज एलोकेटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग एंड डिवाइड द ओनरशिप।
मतलब आप उस पर ना तो अपना घर बना सकते हैं, ना तो आप अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हैं, आपको सिर्फ उस पर फार्मिंग ही करनी है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड देखो डिवॉइड मतलब क्या, ओनरशिप आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरा जमीन है, ठीक है। एंड राइट्स दस द फार्मर्स वेयर इन अ वे एंड टीनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, नॉट द ओनर ऑफ द सॉइल। मतलब वो किसके अंदर टीनेंट हो गए हैं, जो वहां चाइना की जो सरकार थी उसके नीचे वो काम करने वाले टीनेंट, जैसे हमारे देश में लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उनके नीचे टीनेंट्स काम करते थे, वहां पर क्या था, सरकारी था, सरकारी था, सरकारी के नीचे ही सारे लोग, सारे फार्मर्स काम कर रहे थे, और हर एक जगह सरकारी कर्मचारी को लगा दिया गया, जो ज्यादा पैदावार उसको ज्यादा पैसा मिल रहा था, जो कम पैदावार फोर्सफुली नहीं किया जा रहा था, ये बात याद रखना। सारी जो सारा व्यवस्था है वो सरकार दे रही थी, ऐसा नहीं कि मेरे को इतना लगान चाहिए चाहिए, वो काम नहीं किया जा रहा था, सरकार व्यवस्था दे रही थी, उसके अनुरूप जो है उसको बता भी कैसे करोगे भाई, कैसे नहीं करना है, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, कहाँ बेचना है, सरकार को बेचो, मार्केट में क्या कीमत रहेगा वो हम डिसाइड करेंगे। इसीलिए तो नहीं हुआ। एक क्या होता है कि हमने बोला भाई कि जमीन ये लो और उगा के तुम मेरे को दो, जमींदारी वाला सिस्टम जो हमारे देश में चल था, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हुआ। लेकिन वहां पर जो वो तो हमारा इंडिपेंडेंस से पहले था ना, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद तो हम चीजों को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन हमने जमीन बांट दी। हाँ, एमएसपी वगैरह और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज हम हमारा एग्रीकल्चर बर्बाद हो चुका है, इससे भी हम लोग सीख सकते हैं। क्लियर। आगे देखो दूसरा फेज में, वो पहला फेज में कम्युन सिस्टम हटा दिया गया, दूसरा फेज में सेकेंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या हुआ, इंडस्ट्री पर फोकस किया कि भाई पहले फेज में हम लोग जो है वो दोनों पर फोकस नहीं करेंगे, पहले अपना एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी सेक्टर को मजबूत बनाते हैं, जहां से जो है रॉ मटेरियल आएगा उसको मजबूत बना दिया। सेकेंडली उसने रिफॉर्म पर किस पर फोकस करा, इंडस्ट्री के सेक्टर पर। एंड दीज रिफॉर्म्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग चेंजेस इन स्ट्रेटजी ऑफ द ग्रोथ। पहला, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द लोकल्स वेर अलाउड टू अंडरटेक द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कि जो लोकल लोग थे, लोकल जो लोग थे उनको बोला कि हाँ भाई आप इंडस्ट्री लगाओ और एक तरीके से कर, लेकिन आप ओनरशिप क्लेम नहीं करोगे कि वो आपकी इंडस्ट्री है, वो क्या रहेगा, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस। मतलब वहां बोलते थे स्टेट, वही जैसा हमारा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है ना, जो भारत सरकार की जितने भी कंपनी उसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं, ठीक है, जिसमें भारत सरकार का शेयर है। तो वही बोला कि भाई तुम काम करो कोई दिक्कत नहीं, तुम इंडस्ट्री लगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार जब चाहे तब तुमसे ले सकती है, उसको ढीला नहीं छोड़ा। हाँ, मतलब एक तरीके से नौकरी दे रहा है कि तुम काम कर कोई दिक्कत नहीं, इंडस्ट्री लगा चला काम कोई दिक्कत नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है या सरकार के खिलाफ कुछ नहीं करना है, मतलब जो सरकार बोले, जो प्रोडक्शन करने बोले भाई करो, उसके अलावा नहीं। सरकार से परमिशन लो पहले कि मुझे चाय पत्ती का बागान लगाना है और चाय पत्ती को हम चाय पत्ती क्रिस्टलाइज करके उसको या फिर उसको रिफाइन करके चाय पत्ती में कन्वर्ट करके और एक तरीके से बेचेंगे बाहर, तो सरकार बोलेगी, सरकार का टैग लगेगा, ब्रांड चाहे तुम कुछ भी बना लो, लेकिन वो सरकार के बिना तुम्हारा एक से इधर से उधर नहीं जाएगा, समझ गए। मतलब ये इंडस्ट्री में भी वैसा ही काम किए। क्लियर। अब यहाँ देखो द सिस्टम ऑफ डुअल प्राइसिंग, अब यहाँ पर दो प्राइसिंग चलता था, इंट्रोड्यूस किया गया डुअल प्राइसिंग सिस्टम, इंक्लूड कब किया गया भाई, सेकेंड रिफॉर्म में। फार्मर्स एंड इंडस्ट्री यूनिट्स वेयर रिक्वायर्ड टू मेक अ सेल एंड परचेज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस स्ट्रक्चर एज फिक्स्ड बाय द, सरकार ने बोला कि भाई आपने मान लो कि 1 किलो पोटैटो उगाया, ठीक है, तो वो पोटैटो जो मार्केट में बेचोगे, सरकार ने बोला 50 रुपया बेचोगे तो 50 रुपया ही बेचोगे, अगर उससे ज्यादा बेचते हुए पाए गए तो तुम पर केस हो जाएगा। चाहे आप इंडस्ट्री में कुछ बनाओ, तो इंडस्ट्री का सामान जैसे बोतल बनाए, कॉपी बनाए, पेन बनाए, मार्केट में बेचोगे सरकार के रेट पर ही बेचोगे, सरकार पहले ही रेट तय करके रखेगी, उसी रेट पर बेचोगे। इसका मतलब क्या, डुअल प्राइस सिस्टम। उसके साथ कैसे, एक तो भाई सरकार ने जो बोला है और दूसरा बोला है कि मार्केट प्राइस पर भी आप बेच सकते हो, मार्केट, लेकिन वैसे चीजों पर जिस पर सरकार ने रेट तय नहीं करा, जिन चीजों पर सरकार ने रेट तय करके रखा है वो सरकार के हिसाब से, जिस पर तय करके नहीं रखा है वो तुम अपने हिसाब से बेच सकते हो। तो यहाँ डुअल प्राइस, दो तरीके का प्राइस हो गया ना, आप मार्केट प्राइस पे भी बेच सकते हैं और सरकार ने जो फिक्स करा उसके हिसाब से बेच सकते हैं। लेकिन ध्यान देखो, प्राइस डिटरमाइंड बाय द सप्लाई ऑफ डिमांड वेयर द अलाउड टू ऑपरेट फॉर ऑल द अदर ट्रांजेक्शन, ऑल द अदर। लेकिन आप जो एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री में
इंडस्ट्री से जो निकला हुआ चीज है या प्रोड्यूस किया हुआ चीज है उसमें से जो सरकार ने फिक्स करा वही दाम पर आप बेचोगे। उसके अलावा आप कुछ बना रहे हो तो आप अपने दाम पर बेच सकते हो मार्केट। हाँ हाँ, वो अपने हिसाब से बेच सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक तरीके से अपने हिसाब से बेच सकते हो, बस जो सरकार ने बोला वो चीज आप अपने हिसाब से नहीं बेच सकते हो। मतलब और उसके बाद क्या किया गया, फोकस किया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर। सरकार ने फोकस करा कि बाहर वाली कंपनी कैसे आ पाए। अब बाहर वाली कंपनी आती है कभी भी तो किस पर आती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब व्हाट डू मीन बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन? स्पेशल इकोनॉमिक जोन कुछ नहीं, एक ऐसा एरिया होता है, मान लो कि 10 एकड़ का जमीन सरकार ने घेरा कर लिया, सरकारी जमीन। अब बोला कि यहाँ पर जो होगा वो बाहर की कोई कंपनी आएगी, उसको सुविधा देंगे, पानी देंगे, अच्छा बिजली देंगे, अच्छा उसको रहने का व्यवस्था देंगे, रोड अच्छा देंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देंगे, मतलब एक ऐसी सुविधा देंगे जहां पर वो अपनी सारी एक्टिविटी कर सकता है और उसे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसका मतलब कोई भी, अब मैं कंपनी में गया चाइना में अपनी कंपनी को सेटअप करना है, मेरी बड़ी बहुत अच्छी कंपनी है, अब मैं वहां सेटअप करना, मेरे को अच्छी जगह मिल गई, सरकार अट्रैक्ट भी करना चाहती है, क्यों? ये कंपनी तभी तो जाएगी, तभी तो जाएगी। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोला गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज द एरिया विद इन द कंट्री, कंट्री के ही एक पार्ट में एक एरिया होता है, ठीक है, दोज इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड देयर आर वेयर द इकोनॉमिक रेगुलेशन आर डिफरेंट देन दोज ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अगर बिजली वहां पर और दूसरे कंट्री, दूसरे जगह पर कंट्री में 50 रुपया आपको पर यूनिट मिल रहा है तो यहाँ पर आपको 2 रुपया यूनिट मिलेगा। अगर वहां 7 रुपया यूनिट मिल रहा है तो आपको यहाँ पर 1 रुपया यूनिट दिया जा रहा है। मतलब आपको बिजली थोड़ा सा कम दामों में दिया जा रहा है ताकि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा ना लगे। अब प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लगेगा तो आप ज्यादा सामान बनाओगे, ज्यादा सामान बना के बेचोगे तो जितना ज्यादा हमें पैसा मिलेगा फॉरेन करेंसी, ठीक है। एक तो, और ये इसीलिए किया गया ताकि कंड्यूसिव, दे आर कंड्यूसिव फॉर द एफडीआई, ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट हमारे देश आ सके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द बिजनेसेस ऑपरेटिंग इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन गेट अ एडवांटेज ऑफ अ लोअर टैक्सेस टेरिफ, उनको टेरिफ भी कम देना पड़ता है, टैक्सेस भी कम देने पड़ते हैं, मतलब ये सब छूट जो है वो दिया जाता है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हमारे देश में भी है बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहां पर सरकार जो होती है वो छूट देती है उन सब सारे बिजनेसेस को जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आकर अपने बिजनेस को सेटअप करते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत सारे कंपनी, while many countries including India have set up the special economic zone, Chinese model has shown far greater success than any other in the world। जितने अच्छे तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सुविधाएं दी गई है चाइना के द्वारा, उतना ज्यादा सुविधाएं कोई भी दूसरी कंट्री आज तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर दी नहीं है, जिसकी वजह से जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट पिछले अगर 78 में मान लो 80 20 साल, मतलब 40-45 साल में जो हुआ है वो एक गजब का जंप है। मतलब 40-50 साल में इतना जंप कर जाना अपनी इकोनॉमी को लेकर वो एक बहुत बड़ी बात है, और वो लगभग समय स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सही तरीके से स्ट्रैटेजिकली यूज किया गया चाइना के द्वारा। इंडिया में भी है लेकिन हम लोग अभी भी उसको स्ट्रैटेजिकली उस लेवल पर टच नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल पर टच करना चाहिए, ठीक है। ये चीजें जो थी वो एक तरीके से चाइना के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो है पाकिस्तान, छोटा है, उसका ज्यादा नहीं है, 5-10 मिनट का होगा, छोटा ही डेवलपमेंट है, ठीक है। और उसके बाद कंपेरेटिव स्टडी पढ़ेंगे कि सबके बीच में जीडीपी कितना कंपेयर है, उनमें किस तरीके से आगे प्राइमरी सेक्टर कितना है, सेकेंडरी सेक्टर, उन सब सारी चीजों को भी देखकर हम लोग चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और रिवाइज जरूर करिए भाई, टॉपिक वाइज टॉपिक, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मजबूत रहेगा। और अगर मजबूती से आगे बढ़ना है तो रिवीजन जरूर।